हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इकोनॉमिक्स फिफ्थ, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए बीएससी थर्ड ईयर में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, जैसे आपको बुकलेट एग्जाम में मिलती है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो ऐसे ही ये पेपर है। तो मैं डिस्कस तो हिंदी में करूँगा, तो मैंने इंग्लिश में भी टिक लगा दी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना उसको इंग्लिश में रीड करते जाएं और हिंदी मीडियम वाले बच्चा जो है वो हिंदी में रीड करते जाइएगा, ठीक है। तो 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चन जो हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। पहले तो आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे कि 10 तारीख में आपका एग्ज़ाम है, तो जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकें वो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए एक पेपर की, तो केवल 10 रुपये आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया, आप कॉल कर सकते हैं। 10 रुपये आप एक पेपर के मेरे को पे करके आप जो हैं ये पेपर की PDF मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। 5 पेपर हैं, सिर्फ 50 रुपये आपको पे करने होंगे, आपको 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बल्कि 500 की बजाय 1000 हो जाएंगे, क्योंकि आपके इंग्लिश में भी हो गए 500 और हिंदी में भी हो गए, ठीक है व्यूअर्स। इसके अलावा मेरे पास MCQs है, इसका क्वेश्चन बैंक भी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। आपका अगर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, आपका हिंदी का पेपर है, एजुकेशन का पेपर है, तो 6 पेपर जो हैं वो मैंने स्टार्ट कर रखे हैं BA के, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा WTO की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संख्या है? तो वो है मंत्रीगण सम्मेलन। भारत में अनवरत योजना का कार्यकाल किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था? सन 1978 से 1983। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, यानी जो मैचिंग है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत था, तो वो A मार्शन ने नहीं दिया था, ठीक है। एक देश गरीब होता है क्योंकि वह गरीब होता है, यह शब्द किसके हैं? तो ये नकरसे के हैं। विकास के आर्थिक तत्व कौन से हैं? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संचय की तीव्र दर और ढांचागत परिवर्तन। यहाँ पर अगर संरचनात्मक परिवर्तन भी लिखा होगा तो वो भी ठीक है। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। सकल घरेलू उत्पाद मौद्रिक रूप में निम्नलिखित में से किसका आकलन करता है? ऑप्शन बी, कि समस्त वस्तुएं तथा सेवाएं जो कि पूरे एक वर्ष में उत्पादित की जाती हैं। व्यापार शर्तों में सुधार के लिए प्रशुल्क तभी प्रभावी होता है जब प्रशुल्क लगने वाले देश की वस्तु की मांग विदेशी बाजार में सी बेरोजगार हो। वर्तमान में सार्क के सदस्य की संख्या कितनी है? तो वो है 8। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े अल्प विकसित देशों का सूचक है? तो वो है आपका उच्च जन्म दर, उच्च निरक्षरता और कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न स्तरीय संतुलन पाश से बचने का उपाय है? तो इसमें भी व्यापक निवेश, विदेशी पूंजी का आयात और नई तकनीक का प्रयोग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। एक बात व्यूवर्स और बता दूं कि अगर आप B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT की भी आप पे कोई जानकार तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस उनके लिए भी उतने ही हेल्पफुल हैं जितने आपके लिए BA और BSc थर्ड ईयर के लिए। तो अगर आप पे कोई जानकार हो TGT PGT की, जो कोई तैयारी कर रहे हो, तो आप जो हैं उनको भी ये क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं। और B.Ed एंट्रेंस अगर कोई और दे रहे हैं तो उनको भी, और अगर आप खुद दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन उतने ही हेल्पफुल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में परिवर्तन से मापा जा सकता है? तो फार्मूला जो डी है वो सही है कि वास्तविक GDP
डिवाइडेड बाय जनसंख्या द्वारा। भारत में आत्मनिर्भर विकास का आशय है, तो वो है भावी विकास के लिए आंतरिक साधनों पर निर्भरता। किंडले बर्जर के अनुसार विकास है, तो वो है ऑप्शन सी के उत्पादन वृद्धि प्लस प्राविधिक तथा संस्थागत परिवर्तन। रिकॉर्डों के वृद्धि सिद्धांत के अनुसार लाभ का निर्धारण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी कि लाभ इक्वल टू श्रम का सीमांत उत्पादन माइनस मजदूरी की दर। दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे हम योजना अवकाश कहते हैं। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना जो होती है वो 5 साल की होती है। लॉरेंज वक्र में निम्न में क्या दर्शाता है? तो वो है आय की असमानता। गरीबी अथवा निर्धनता का दुष्चक्र मांग तथा पूर्ति दोनों दिशाओं में क्रियान्वित रहता है। यह कथन किसका है? नकरसे का। अविकसित तथा अल्प विकसित शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह कथन है बिल्कुल सत्य। वह सूचक जो संभावित आयु तथा साक्षरता के सामाजिक सूचकों तथा आय के उस माप को सम्मिलित करता है जो कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति प्रदान करता है, तो वो कहलाता है, वो मानव विकास सूचकांक कहलाता है। हेरोल्ड के अनुसार वास्तविक दृष्टि की दर, जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं कि दशा में, वो होता है वास्तविक बचत इक्वल टू वास्तविक निवेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या था? वो था 31:69, यानी कि शहरों में तो 31 और गांव में 69%, तो 31:69। सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1985 में। पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू हुई? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही। ठीक है, 5 साल रहती है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो देखिए कृषि प्रधान देश या अर्थव्यवस्था भी है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी है और विकासशील अर्थव्यवस्था भी है। तो आंसर डी सही है आपका उपयुक्त सभी। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को आरंभ किया गया? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। भारतीय योजना आयोग का पहला या प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा आंसर गलत है, जो ये डी लग गया, एक्चुअली वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। तो ये आंसर यूनिवर्सिटी ने गलत दिया है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी की हिसाब से टिक लगाए हैं, तो अगर किसी आंसर के बारे में बिल्कुल श्योर हूँ तो बता देता हूँ। तो वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव से तात्पर्य है। तो ऑप्शन बी सही है कि विकसित देशों के उपभोग का अल्प विकसित देशों द्वारा अनुसरण करना। ठीक है, चलिए अब एक मैचिंग है, तो भाग ए और भाग बी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि वह साधन जिसमें भूमि, वन, संपत्ति, खनिज, जलवायु तथा जल संसाधन शामिल किए जाते हैं, तो वो तो होता है प्राकृतिक संसाधन। 4th नंबर, वह साधन जिसमें श्रम शक्ति की विविधता और कुशलता को शामिल किया जाता है, तो वो होता है मानवीय संसाधन। 3rd नंबर, जिसमें बचत तथा विनियोग दरों को दिखाया जाता है, तो वो होता है पूंजी निर्माण। 2nd नंबर, और जिसमें उत्पादकता बढ़ती है, लागत गिरती है, नवीन वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो वो होता है तकनीकी तथा नव प्रवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण ने अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास को प्रभावित किया है, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं कि विदेशी विनियोग इन देशों के हितों के लिए सर्वथा
प्रतिकूल रहे हैं। इन देशों में अद्वैत अर्थव्यवस्थाएं स्थापित हो गई हैं। विदेशी व्यापार की शर्तें अल्पविकसित देशों के सर्वथा प्रतिकूल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है पूंजी व पूंजी संचय। पूंजी का संचय आर्थिक विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो यह कथन जो है वो किसका है? तो ये है साइमन कुंजनेट्स का। विकास अर्थशास्त्र में द्वैतवाद से अभिप्राय है, तो वो है आधुनिक तथा पारस्परिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अर्थशास्त्रियों और उनके प्रतिपादित सिद्धांतों के युग्मों में से, निम्नलिखित युग्मों में से यानी जो पेयर हैं, कौन सा सही सुमेलित है, जो सही मैचिंग करता है? तो वो है A.R. हर्शमैन। तो ये है असंतुलित वृद्धि की रणनीति, ये बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, तो किसकी पुस्तक है ये? तो ये है एडम स्मिथ की। विकास का अर्थशास्त्र है तो व्यापक व गत्यात्मक है। प्रौद्योगिकी पिछड़ापन परिलक्षित होता है, तो ऊंची लागत के रूप में, ऊंची पूंजी श्रम अनुपात के रूप में, ऊंची पूंजी उत्पादन के रूप में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो यह है W.A. लेविस का। विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय है, तो वो है $1,340। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, अब यह आपको बताना है, तो सही आंसर है कि वो बढ़ता जाता है। ठीक है, निम्न परिवर्तनों में से कौन सा परिवर्तन आर्थिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो वह है पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। अब नीचे कुछ कथन दिए हैं, ठीक है, तो ये मैं बता दूं आपको, ऐसे भी क्वेश्चन एनटीए नेट में और टीजीटी पीजीटी में तो बहुत आते हैं। जब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल पहला और चौथा, यानी कि आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देशों के संदर्भ में होता है, बिल्कुल सही है। और फोर्थ के आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देशों के संदर्भ में होता है। ठीक है, पहला और फोर्थ की आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देशों के संदर्भ में होता है और आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देशों के संदर्भ में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए कि आर्थिक विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बड़े धक्के बिग पुश की अवधारणा पर आधारित है? तो वो है संतुलित विकास की अवधारणा। जब वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो जाती है तो ऑप्शन ए आर्थिक विकास सकारात्मक होता है। व्यापार संतुलन में निम्न में से किसको समाहित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि वस्तुओं का व्यापार। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक स्थिरता की स्थिति परिणाम होती है। तो देखिए, वो लाभों के घटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का और पूंजी संचय में अवरोध का। तो ऑप्शन सी सही है ना, दोनों का ही होती है और भी दोनों। यदि डेल्टा n अपॉन n जनसंख्या वृद्धि दर है और डेल्टा k अपॉन k पूंजी की वृद्धि दर है तथा डेल्टा y अपॉन y अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर है, तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार सुनहरी अर्थव्यवस्था या सुनहरी अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है कि डेल्टा n अपॉन n इक्वल टू डेल्टा k अपॉन k। इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा अजीब सा फार्मूला है ना, तो याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। उद्यमी अथवा प्रयोगी या नवप्रवर्तनकारी आर्थिक विकास का नायक होता है, यह कथन निम्न में से किसने दिया? शुम्पीटर ने। निम्न में से किस अवधारणा पर कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत आधारित है? तो
ऑप्शन डी करेक्ट है कि बी और सी दोनों, मतलब श्रम के मूल्य सिद्धांत पर और पूर्ण प्रतियोगिता पर, है ना। तो ये दोनों सही हैं, बी और सी। एडम स्मिथ श्रम विभाजन के पक्ष में थे क्योंकि इसमें ऑप्शन डी सही है कि तीनों ही रीजन बिल्कुल सत्य थे कि नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है, श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है और समय व साधनों की बचत होती है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं इसमें। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें डी आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। निम्न में से कौन अधिक बड़ी अवधारणा है? तो वो होता है आपका आर्थिक विकास। कौन सी पंचवर्षीय योजना पी.सी. महालनोबिस की संरचना पर आधारित है? तो वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में नई औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई? सन 1991 में। औद्योगिक क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर 2012-13 में कितनी थी? 1.2। निम्न में से किस वस्तु का योगदान भारत के निर्यात में वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक था? तो वो था इंजीनियरिंग उत्पाद। आर्थिक विकास की आधारशिला है, तो वो है प्राथमिक विकास क्षेत्र। मार्क्स की आर्थिक विकास की प्रक्रिया की आधारशिला है, तो वो है अतिरेक मूल्य का बाजार। डोमर के अनुसार आय में वृद्धि दर होती है, तो ऑप्शन सी सही है कि औसत बचत प्रवृत्ति डिवाइडेड बाय पूंजी उत्पाद अनुपात। प्रबल प्रयास के सिद्धांत का औचित्य किसके विचार पर निर्भर करता है? तो वो है बाहरी मितव्ययिता। निम्न में से कौन सी समस्या विकासशील देशों के विकास की सबसे बड़ी बाधा है? तो वो है पूंजी की कमी। ठीक है। निम्न स्तरीय संतुलन पाश के सिद्धांत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए तर्कसंगत है? तो वो है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। लेबिस्टिन के अनुसार आवश्यक न्यूनतम प्रयास का तात्पर्य है, तो वो है प्रति व्यक्ति आय का स्तर। रोस्टोव के अनुसार प्रतिपादित विकास की अवस्थाओं के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में किस अवस्था में है? तो वो है उड़ान भरने को तत्पर। ठीक है। लेविस के अनुसार विकास की प्रक्रिया में थमाव हो जाता है, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि निर्वाह क्षेत्र में जनसंख्या के घटने पर, पूंजीवादी क्षेत्र में लाभ की मात्रा घटने पर और अतिरिक्त श्रम की मात्रा शून्य हो जाने के कारण। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सामाजिक द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो वो है जे.एच. बुके। आर्थिक नियोजन निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था, तो सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन डी सही है। सबसे अधिक प्रिय राष्ट्र का सिद्धांत किस संगठन से संबंधित है? तो वो है आपका गेट से रिलेटेड, है ना, GATE, गेट। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं निम्न में से किसमें विफल रही हैं? तो वो रोजगारों के सृजन में विफल रही हैं। आय संबंधी व्यापार की शर्तों का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? डोरेंस। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता कितनी है? देखिए व्यूवर्स, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तब 159 थे। अब मेरे को थोड़ा सा भी डाउट है, इसमें मेंबर बड़े हैं, तो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। तो 159 नहीं है, थोड़े से इसमें 2-3 देश अभी बड़े हैं। ठीक है। तो 2017 के हिसाब से 159 है, अब बढ़ गए हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। WTO का पूरा वाक्य क्या है, यानी फुल नेम हम जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रतिकूल व्यापार की शर्तें होने का मुख्य कारण क्या है? तो प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात, नीची सौदेबाजी शक्ति, गरीबी तथा ऋण देयता, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश की व्यापार
की शर्तों को प्रभावित करता है? तो आर्थिक वृद्धि, अवमूल्यन और टैरिफ, ये सभी करते हैं। निम्न में से कौन सा मेल सुमेलित नहीं है? तो जो तीसरी योजना है वो 1956-1961 से संबंधित नहीं है। देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, पीछे ही क्वेश्चन आया था, है ना, तो वो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी, तो 31 मार्च 1956 तक चली। ठीक है, उसके बाद फिर 1 अप्रैल 1956 से लेकर फिर आगे के 5 साल 61 तक। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक। ठीक है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम इन्होंने ब्रैकेट में दिया है, तो इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सही है कि भारत WTO का स्थायी सदस्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस वर्ष से शुरू हुई? 1991 से। पूर्ण रोजगार संतुलन की दशा में निम्न में से कौन सी स्थिति होगी? तो ऑप्शन डी, G = GW = GN। सिग्मा प्रभाव का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो वो डोमर ने किया। ठीक है, नेल्सन के अनुसार आय फलन है, तो वो जनसंख्या के आकार का, पूंजी स्टॉक का और तकनीकी स्तर का। तो ऑप्शन डी करेक्ट उपयुक्त सभी का है। जनधन योजना किस वर्ष लागू की गई थी? वो अगस्त 2014 में की गई थी। निम्न में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? देखिए 2017 के अनुसार जो थे वो अरविंद पंगड़िया जी थे। ठीक है, इस समय कोई और हैं, मैंने एक्चुअली थोड़ा सा इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इस समय कोई और हैं। ठीक है, मैंने शायद पिछले ही क्वेश्चन पेपर में पढ़ाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अरविंद पंगड़िया उस समय नहीं है, 17 में थे, इस समय कोई और हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू तथा व्यापार से संबंधित निवेश, जिसे हम ट्रिप्स और ट्रिम्स कहते हैं, तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहे हैं? तो वह है डंकल प्रस्ताव। जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ किया जाए तब। ऑप्शन डी संतुलित विकास होता है। UNDP की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां। यदि PX = निर्यात का मूल्य, PM = आयात का कुल मूल्य, T = व्यापार की शर्तें, तो T किसके बराबर होगा? तो वो होगा ऑप्शन बी, T = PX/PM। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फार्मूला आपका सही है। X ऊपर आएगा, M नीचे आएगा। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष में WTO की स्थापना हुई? तो 1 जनवरी 1995 में हुई, ध्यान रखेंगे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस क्षेत्र का जो योगदान है वो राष्ट्रीय आय में अधिकतम था? तो वो था आपका कृषि क्षेत्र। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण, ऑप्शन ए कि 27 रुपये 20 पैसे तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 33 रुपये 33 पैसे शहरी क्षेत्र के लिए। ठीक है, और ब्रैकेट में ये भी दिया है कि प्रतिदिन के हिसाब से। कार्ल मार्क्स ने स्थिर पूंजी तथा परिवर्तनशील पूंजी के अनुपात अर्थात C/V को कहा है? तो पूंजी की आंगिक रचना। ठीक है, आंशिक होगा, एक्चुअली ये पार्शियल होता है ना, तो आंशिक आएगा इधर, आंशिक संरचना ज़्यादा सही है। निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है कि 2 3 1, मतलब सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ वो WTO सियाटिल सम्मेलन, उसके बाद गेट की स्थापना हुई, उसके बाद उरुग्वे राउंड वार्ता हुई। हेक्सर ओहलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अनुसार विभिन्न देशों में वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में अंतर निम्न में से किस अंतर के कारण होता है? तो वो होता है साधनों की उपलब्धता। सोलो का दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि का मॉडल निम्न में से किसके मॉडल पर एक सुधार है? तो वो है
हैरोल्ड डॉमर। आर्थिक विकास का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है? तो वो है बढ़ता हुआ जीवन स्तर। रूस तथा चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए आप किस प्रकार के नियोजन का सुझाव देंगे? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्देशात्मक नियोजन। आजकल हम जिस सतत पोषित विकास की बात करते हैं वह संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही है कि वह विकास जो कुशलता के साथ ही जैविक भी है। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है, तो वो बिल्कुल शून्य होती है। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने शैडो कीमत का विचार किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है जे टिनबर्जर। ठीक है। निम्न में से किस प्रकार का सिद्धांत भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वो है संतुलित वृद्धि का सिद्धांत। चलिए, नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है ना, तो नीचे दिए गए उत्पादन संभावना वक्र पर एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किस बिंदु पर होगी? तो ये पीपीसी के अंदर होगी। ठीक है। चलिए, तो ये आपका पूरा नाम होता है पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका टीजीटी, पीजीटी और बीएड एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका जो है पूरा कंप्लीट पेपर हो गया है ना। एक पेपर मेरे पास और है 2016 का, तो वो भी मैं आपसे जल्द ही डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी को भी अगर पीडीएफ फाइल चाहिए हो इनकी, या एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।